प्रेफरेंस शेयर कल जो मैं गुफ्तगू कर रहा था उसमें मैंने इतनी सी बात तो आपसे कर ली थी कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड जो होता है वो आपका फिक्स्ड परसेंटेज होती है, अमाउंट नहीं परसेंटेज फिक्स्ड होती है, और उसके पीछे चूंकि नंबर ऑफ शेयर कैपिटल आपका प्रेफर्ड कैपिटल होता है, इसलिए अल्टीमेटली अमाउंट भी वो फिक्स्ड ही आती है। अब जहां तक तो बात है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, तो क्या कहेगा, सपोजली 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सपोजली ₹100 ईच, ठीक है, और आपको नंबर बताएगा कि नंबर कितना इशू किया, से के 1000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। अब आपके पास कैश आया, डेबिट, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट, अमाउंट 100,000 रुपीज। ये बात तो समझ में आती है, इसमें तो कोई ऐसी का बात कोई इशू नहीं है। ओके, फर्ज कर लेते हैं ये आपने इशू किया 1 जनवरी 20X1 को, तो एक साल गुजरने के बाद 31 दिसंबर 20X1 को आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट कैसे आएगी, ये जो आपका 100,000 है इसको 10% आप करेंगे 10,000 रुपीज़ की, ये डिविडेंड की अमाउंट आपके पास है, तो 10,000 से आपने डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का डेबिट किया। अब बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या जाता है आपके पास रिटेन्ड अर्निंग में या नहीं, ये वो बात है जो कि समझ, इसका रिटेन्ड अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है उसको 31 दिसंबर 20X1 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस आप ट्रांसफर करते हैं, क्लोज करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मैंने नहीं लिखा था, स्टेटमेंट ऑफ लॉस में आपका ये 10,000 चला जाएगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे सैलरीज या इंटरेस्ट या कोई और एक्सपेंस क्लोज होता है प्रॉफिट लॉस में, उसी तर्ज पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्लोज हो जाता है। और इसको मैं लिख रहा हूं ट्रीट एज फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंशियल एक्सपेंस। हमने इसको फाइनेंशियल एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करना होता है। यहां तक की बात समझ आ गई? ये तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं। अब जो तंग करती हैं बातें, वो जो मैं अब ब्लू इंक में लिखने लगा हूं, वो तंग करती बातें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल और दूसरे इररिडीमेबल। ये किस बच्चे ने पढ़ा, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दे, शाबाश। क्या मतलब है रिडीमेबल का? ये लायबिलिटी होते हैं। क्यों लायबिलिटी होते हैं? क्योंकि ये ऑब्लिगेशन समझा जाती है, ठीक है। इसका मतलब है पेएबल। रिडीमेबल का मतलब आप क्या लेंगे? पेएबल। और ये लायबिलिटी नहीं समझाते, इररिडीमेबल, हमने वापस नहीं करना इसको, नॉट पेएबल, हमने वापस नहीं करने इसके पैसे, तो इसको हम क्या लेते हैं जी? इक्विटी में इसको आप लेते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। ओके, इतनी सी बात है, ये यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उसको मैं पर्पल में लिख रहा हूं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स
को हम फर्दर देखते हैं कि इनका जो डिविडेंड है प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात मैं आपके साथ करूँगा। कौन सा तशरीफ लाए हैं उनको पहले इन कर लें हम। ओके ठीक है, तो इस तरह से लिखने की बात मैं करने जा रहा हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये दो किस्म का होता है। एक होता है कुमुलेटिव और दूसरा होता है नॉन कुमुलेटिव। ये पढ़ा था किसी ने? शाबाश। कोई बच्चा मुझे बता दे कुमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या मतलब है? शाबाश। कुमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, कुमुलेट करना। हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड एक एक्सपेंस है, मैं विद इन ब्रैकेट लिख देता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि एक एक्सपेंस है, इज एक्रूड for the year in which the entity could not make profits नहीं है तो कह सकते हैं कि लॉस हम डिविडेंड नहीं दे रहे, लेकिन उसको डिविडेंड एक्रू करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करेगा? अकाउंटिंग एंट्री उसकी ये होगी, प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेंस डेबिट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ये अकाउंटिंग एंट्री होगी cumulative preference share. In the next year, the entity will pay cash upon availability, क्योंकि इधर cash was not available ना, cash was not available, तो upon availability in the next year, अब वो क्या कर रहा है, रेफरेंस डिविडेंड पेएबल जो उसकी लायबिलिटी बनी उसको डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देगा। ठीक है, यानी कि फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर वो 10,000 रुपया उसका एक्रू हो गया, जस्ट जैसे आप कोई बिजली का बिल एक्रू कर रहे हैं, फाइनेंशियल चार्जेस एक्रू कर रहे हैं, फाइनेंशियल चार्जेस सपोजली आपने एक्रू कर दिए। बेटे जाने बेसिक डेबिट क्रेडिट समझ ना आने पे मुझे स्पेयर ना कीजिएगा प्लीज। अब नेक्स्ट ईयर, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर का जो प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है वो तो देना ही देना है, तो ये फिलहाल पिछले साल की मैंने बात की है। तो अब मैं करता हूं बात नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स
और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिसमें के एक मिनट, ये कौन सा तशरीफ लाए, ये दोबारा से किसी ने ज्वाइन किया। अच्छा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट क्यूमुलेटेड in the years in which the entity could not make profits and cash was not available. So no accounting entry for preference डिविडेंड। इसमें इस साल में कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर will be eligible for the preference dividend belonging to that year only, सिर्फ जिसका ताल्लुक उस साल से है। इसमें वो अगले साल 2 डिविडेंड ले रहा होगा ना, पिछले वाला भी और अगले साल का भी। ठीक है, बात क्लियर? यहां पे मैं लिख देता हूं दिस ईयर the preference shareholder will receive 2 dividends। मेरी बात को फॉलो कर ली? ये क्युमुलेटिव नॉन क्युमुलेटिव का फर्क है। ले जी, ये बातें डिस्कस कर चुकने के बाद अब मैं आपको MCQs के अंदर लेके जा रहा हूँ। वहाँ पर कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं जो कि हमारी आज की गुफ्तगू का साथ साथ हिस्सा भी होंगी और क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएंगे और लर्निंग भी होती जाएगी, प्रैक्टिस भी होती जाएगी। और उसके बाद आज एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी बुक का 15 नंबर जो है वो मैंने सिलेक्ट किया है आपके साथ डिस्कशन के लिए, वो भी प्रैक्टिस